अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर तमाम उनकी जितनी भी फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, उन सब के ऊपर जहाँ जहाँ सुना जा रहा है, मुझे उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट। थोड़ा सा मैं पॉडकास्ट के हवाले से बता दूँ, इसका मकसद क्या है, व्हाट इज़ दी बेसिक, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इस पॉडकास्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स को यहाँ पे इनवाइट करें और जो काफ़ी अपने फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस रखते हैं और उनसे जो है डिस्कस करें और कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करें जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सके आपके करियर के अंदर आप प्रोग्रेस करने के लिए। इसी तरीके से मैं एकेडमिक से भी कुछ एक्सपीरियंस लोगों को इन्वाइट करता हूँ और उनको दावत देते हैं और फिर हम उनसे कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। इसी निस्बत से आज मैंने इन्वाइट किया है आदिल रियाज साहब को, जो कि डायरेक्टर एचआर हैं पाकिस्तान केबल्स के। उनको मैंने इनवाइट किया है और आज हम जो हमारा जो पॉडकास्ट है उसको हम बात करेंगे डी जॉबिंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं सर? वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग जी। थैंक यू जी, आपने टाइम निकाला पॉडकास्ट के लिए, बहुत शुक्रिया। आपने इतना मसरूफियत में आपने जो है हमें टाइम दे दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू आदिल साहब। आदिल साहब, थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आजकल जो जैसे अभी हम जो अब देख रहे हैं इकोनॉमिक सिचुएशंस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। जैसे 2020 के अंदर आप देखें इट वाज 6.8 थी और उसके बाद फिर वो मूव होते होते 7.8 और अभी जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ 2024 वी कैन एक्सपेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू 8%, विच इज़ वेरी हाई एंड विच इज़ अलार्मिंग सिचुएशन। इस सिचुएशन के अंदर मैंने सोचा कि कोई ऐसा मौजू उठाया जाए जो कि बहुत अहम है और कोई ऐसा टॉपिक लिया जाए जो कि हमारे यूथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। इस वजह से मैंने सोचा कि डी जॉबिंग के ऊपर बात करें। आपकी इस डी जॉबिंग या ट्रेडिशनल जो हमारे पास जो जॉब रोल होता है उसके हवाले से आप क्या आपके कमेंट्स होंगे? आप क्या समझते हैं ये दोनों चीज़ें इस वक्त क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? प्लीज़। Again, thank you very much, Hafiz साहब, for inviting. देखें, the terminology de-jobbing जो कि मेरे ख्याल से ऑडियंस भी समझ रही होगी वो यही है कि D means not and job means job, यानी आप जॉब जो ना कर रहे हो या बिटवीन द जॉब्स हो या उसको फर्दर आपके फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो वो अगेन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के नौकरी करने के साथ 3-3, 4-4 डिफरेंट नौकरियां करना, वो भी परहैप्स इट कैन आल्सो रिलेट टू द डी जॉबिंग। बट आप जो थोड़ा सा रेफर कर रहे हैं अपनी इस बात को, वो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि इट्स मोर रिलेटेड टू लूज जॉब डिस्क्रिप्शन रादर देन द टाइट जॉब डिस्क्रिप्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो हम इसको आगे फर्दर अपनी डिस्कशन में इस टर्मिनोलॉजी नॉमेनक्लेचर्स को थोड़ा सा टैलेंट मैनेजमेंट से लिंक करते हैं और मोटिवेशन से लिंक कर रहे हैं। सो हमारी जो आबादी है इस वक्त मुल्क की वो यंगस्टर्स पे बिल्कुल सही वो है, डिपेंड करती है। और यंगस्टर्स जो हैं वो परहैप्स आपके और मेरे जैसे अब रहे भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। आप यू मस्ट बी यंगर टू मी बट डेफिनेटली वो बड़ा फास्ट ट्रैक पे जाने वाले हैं। वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लंबे देर के लिए नहीं बैठना चाहेंगे या एक जॉब रोल पे लंबा टाइम के लिए नहीं बैठना चाहेंगे। सो उस डी जॉबिंग को या उस जॉब डिस्क्रिप्शन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ा फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा एंड इट विल डेफिनेटली वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ओके, अगर कंप्लायंस वाली इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलेटेड बॉडीज हैं और वहाँ पर एक जॉब डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट सुबह 9 से लेके 5 बजे तक अगर परहैप्स नोट गिनने की है या नोटों के साथ करेंसी नोट्स के साथ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बात कर रहा हूँ तो वो डिफरेंट होगी। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो एनालिटिक्स में है, डिज़ाइनिंग में है, स्ट्रेटजी पे है, इवन अब तो खैर प्रोडक्शन की साइड पे भी है, बट इस तरह की जो इनेबलिंग फंक्शन है जहाँ पर ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, एनालिटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, AI का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन वी नीड टू रिव्यू द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड वी नीड टू फैसिलिटेट our young generation, especially young generation, to be more flexible and to be more accommodative. Correct. So ये मेरे थोड़े से 2 cents हैं about your question जी। ठीक है, राइट। डी जॉबिंग और ट्रेडिशनल को बहुत खूबसूरत आपने इसको एलैबोरेट कर दिया। आई होप कि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी बेहतर।
आदिल साहब ये बताइए कि व्हाट आर द चैलेंजेस एंड बेनिफिट दैट वी कैन हैव विद दिस, अगर हम इसको कहें कि डी जॉबिंग से हमें क्या बेनिफिट क्या मिल सकता है, क्या आपकी नज़र में क्या चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन फेस कर सकती हैं? चैलेंज पे तो मैं पहले आ जाता हूँ। चैलेंज में थोड़ा सा लॉयल्टी फैक्टर आ जाएगा, कंसिस्टेंसी फैक्टर आ जाएगा, बिकॉज हम ऑर्गेनाइजेशन में इंसान को अपने पेरोल पे, रेगुलर पेरोल पे क्यों रखते हैं, और पेरोल्स का मतलब ये होता है कि पेरोल के साथ बेनिफिट्स भी होते हैं। अब तो ऑर्गेनाइजेशन ये देख रही हैं कि यार हम क्या, वो जो हमने किताबों में पढ़ा था, एचआर की किताबों में, वो कैफेटेरिया स्टाइल ऑफ बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पीपल आर ऑर्गेनाइजेशंस मलिंग ओवर टू गो बैक और टू इंट्रोड्यूस दोज बेनिफिट्स जो अमेरिका में, यूरोप में होता है कि यार आपके पास 8-10 बेनिफिट्स हैं, जो मर्जी ले लें, उस हिसाब से कैश डिफरेंट होगा, नॉन कैश डिफरेंट होगा। फिर हुकूमत ने टैक्सेस इतने लगा दिए हुए हैं कि लोग उन टैक्सेस को कैश लेने के बजाय वो कहते हैं कि मुझे हमें नॉट इन कैश दे दें, इन काइंड दे दें मुझे, ताकि उस पर टैक्सेबल ना हो, या मुझे कोई रीइंबर्समेंट्स रिलेटेड चीज़ें करते हैं, क्योंकि यंग जनरेशन वांटेड टू परहैप्स हैव मोर फैसिलिटीज़, कैश भी चाहिए सबको। सो एक बेनिफिट ये होता है, सॉरी चैलेंज ये होगा कि उसमें लॉयल्टी फैक्टर हिट करेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक डिसिप्लिन है सुबह 9 से लेके 5 बजे या 6 बजे तक काम करने का, वो थोड़ा सा हिलेगा। लेकिन फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज वो उस इंडिविजुअल के लिए भी फ़ायदे हैं और ऑर्गेनाइजेशन की ओपन एंडेड लायबिलिटी भी कम हो जाती है। डेफिनेटली जब आप किसी को इस तरह की लूज जॉब डिस्क्रिप्शंस पे रखते हैं, या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट पे रखते हैं, या टास्क बेस्ड असाइनमेंट पे रख रहे होते हैं, और somebody wanted to stretch in a way that he or she wanted to do some extra work in an organization, ठीक है, आपकी डी जॉब की मैंने टर्मिनोलॉजी उठा ली, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में वो शख्स काम कर रहा है और वो कहता है यार मुझे स्ट्रेच रोल पे डालें आप, मतलब मैं ये काम 3 महीने में खत्म हो जाएगा या 6 महीने में खत्म हो जाएगा, व्हाट्स नेक्स्ट वन। तो यू नीड टू टेल देम द करियर इन ऑर्गेनाइजेशन, उसके डिफरेंट तरीके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे करती हैं, टैलेंट मैनेजमेंट फिलॉसफी से। सो लूज जॉब डिस्क्रिप्शन से उसके फ़वाइद ये हैं कि आप उसको स्ट्रेच एनवायरनमेंट दे सकते हैं, आप अपना ओपन एंडेड लायबिलिटी एज ए सेट दैट उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, और अपने हेड काउंट्स को आप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जी हमारे 50 का हेड काउंट है, लेकिन ठीक है 100 बंदा काम कर रहा है जो कि आपके पास प्रोजेक्ट बेस पे काम कर रहा है या टास्क बेस पे काम कर रहा है। सो दिस कुड बी वन ऑफ द बेनिफिट्स। एट द एंड ऑफ द डे काम होना चाहिए, ठीक है, सही, बिल्कुल। हाँ, इसका डिसिप्लिन मैनेज करना थोड़ा सा चैलेंज होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जब हम बात कर रहे होते हैं, जब जैसे आपने कहा कि उसको डिसिप्लिन को ज़रा मेंटेन करना और थोड़ा सा ज़रा उनको इसकी जो लॉयल्टी है उसको ग्रैब करना मुश्किल होगा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इसका मतलब ये है कि भाई इसकी मोटिवेशन और जो जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल है उसके ऊपर भी हिट होगा। एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा देखें, ओके फाइन, बिल्कुल। आपने देखना क्या है, because this terminology is comparatively new and this is amongst the new generation and the young generation. Why? Because उनको क्या होता है, they're fast, उनको काम चाहिए, उनको बैठ के ना कुछ करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। They wanted to learn faster, right? So वो जब अपना तेज काम करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है, ठीक है। तो सवाल जो आपका था वो थोड़ा सा रिपीट मुझे मैं कह रहा हूँ कि एम्प्लॉय की मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फेक्शन क्या वाकई में से वो भी हर्ट होगी? आपके एम्प्लॉय की डेफिनेटली नहीं होगी, बिकॉज वो यंग लॉट, यू नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन, वो तो मोटिवेटेड रहेगा ना, ठीक है, उसको एक करियर नजर आ रहा होगा कि मैंने इन 3 सालों में इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रह के 32 काम किए, ठीक है, 3 महीने ये काम किया, 4 महीने वो काम किया, 5 महीने वो काम किया, उसके साथ पैरेलल 2 और काम करता रहा और मेरी कैपेसिटी है, ठीक है। देखिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या देख रही है, रिजल्ट्स मांग रही हैं। रिजल्ट्स मांगने के साथ साथ रिजल्ट कौन देगा? रिजल्ट वो नहीं दे सकता जिसको मैंने एक जॉब डिस्क्रिप्शन साइन करवा के अपने पास रख लिया है, ठीक, और सुबह आता है वो बस्ता लेके और वो खोलता है अपना लैपटॉप, उसके बाद वो शुरू हो जाता है काम करना, जो कि रोज काम करता है, ठीक है, सही है। वे ऑफ स्टाइल इज डिफरेंट। ओके, they wanted to be more वो क्या कहते हैं कि जो इंटरवेंशंस में निकलते हैं, ठीक है, वो इजादात की तरफ जाएंगे ये लोग सारे, तो उनकी मोटिवेशन लेवल इज डिफरेंट, वे हायर, और बढ़ जाएगी, बेहतर हो जाएगी डी जॉबिंग से जब बढ़ेगी। लेकिन एक और मसला आएगा जी, रिटेंशन का।
ठीक, उसको अपने पास आप जब तक मोटिवेट और इंगेज्ड नहीं रखेंगे, इंगेज्ड का मतलब ये है कि आप उसके साथ बात करें, उसके साथ उसको डिफरेंट तरीकों से एंगेज और मोटिवेशन नहीं रखेंगे तो वो आपके पास नहीं टिकेगा, तो ही और शी विल मूव, बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेरी सीरियस इशू। आपने जो टॉपिक पिकअप किया है ना वो बड़ा ब्रिलियंट टॉपिक है, बिकॉज ये इशू आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। अच्छा सर, कोई HR फर्टर्निटी के अंदर कोई आप कोई स्ट्रेटजी आप कोई रेकमेंड करना चाहेंगे आप डी जॉबिंग के हवाले से? कोई आपकी कोई आप चाहेंगे तो आप, फ्लोर इज ओपन टू यू, अगर आप चाहें तो बात। थैंक यू वेरी मच। देखिए, फॉर द पीपल who will be watching this and listening to this, I think every HR professional in Pakistan, the HR is not like the old HR in Pakistan. So हम अपने जो अब नई जनरेशन आ रही है हम उनके साथ इसलिए बैठते हैं ताकि हमें नई ट्रेंड्स का पता चले, एंड दे आर वेरी गुड एंड दे आर वेरी फास्ट एंड दे हैव द हाई कैपेसिटी। सो दीज हाई कैपेसिटी पीपल गिव हाई रिजल्ट्स। जब ये हाई रिजल्ट्स दे रहे होते हैं तो हर सबको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टैलेंट मैनेजमेंट फिलॉसफीज प्रिवेल करती है। आपने बंदा रख लिया, रखने के बाद उसको आप धक्का तो पानी में नहीं मार सकते हो, खुद बेटा पैरो, तो आपने उसका एक करियर पाथ बनाना होता है। तो वो that's being drafted and constructed through a proper talent management philosophy. That means you identify or categorize people in an organization with the high potentials, ठीक है, or perhaps the solid contributors or sustained performers in an organization, और तीनों के तरीक़ेकार for retention and development would be different. मैंने जैसे before starting the session we were discussing about certain elements of HR, because अब वो जो roles define होते हैं ना अच्छी MNCs और अच्छी organization के अंदर, रोल 2 से 3 साल का define हो रहा होता है, ठीक, और उसके बाद अगर आपने उस शख्स को जो हाई पोटेंशियल है उसको आपने मूव नहीं किया, उसको दूसरा रोल नहीं दिया, तो वो आपके लिए कैजुअलिटी हो जाएगा, यानी वो स्टे नहीं करेगी या करेगा। दैट मीन्स के फास्ट चल रहा है, अच्छा वो वाला नॉमेनक्लेचर, वो जो पुरानी जो भी चलेगी कि HR वाला सारी जिंदगी HR करेगा, फाइनेंस वाला सारी जिंदगी फाइनेंस करेगा। तो आई यूज्ड टू वर्क फॉर एन MNC, ऑयल एंड गैस MNC। तो मेरे बॉस का बॉस जो हेग में बैठता था वो हिस्टोरियन था, लेकिन वो HR हेड करता था। तो हो सकता है वो उस ऑयल कंपनी में आया हो, सप्लाई चेन में आया हो, लुब्रिकेंट्स में गया हो, उसके बाद उसका रोल चेंज होते होते वो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जो था 1 लेवल डाउन टू द चीफ एग्जीक्यूटिव एज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन वाज एन हिस्टोरियन, अगोरा। सो अब ये कहना कि जी HR वाला सारी जिंदगी HR वाला सेल्स क्यों नहीं कर सकता, तो आप जब तक उसको मोटिवेट नहीं रखेंगे ना थ्रू योर टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड फिलॉसफी, आप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं टिकेंगे। लोग तो अच्छी MNCs में लोग क्यों काम करना चाहते हैं, या अच्छी स्ट्रक्चर्ड या बैंक्स में लोग क्यों काम करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के रोल चेंज होते हैं। कोई ट्रेजरी से वो रिटेल बैंकिंग की तरफ चला गया, रिटेल बैंकिंग से जो है कमर्शियल बैंकिंग में चला गया, कमर्शियल से जो चला गया वो HR में चला गया। हाँ, जो बिजनेस समझ गया उसने कहा चलो मैं अब HR करता हूँ, अच्छा HR प्रोफेशनल बना। सो एट द एंड ऑफ द डे all the people are working for the profitability of the organization to make your P&L and balance sheet sustainable. ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बहुत खूबसूरत बात बोली आपने। अच्छा, मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूँगा, प्रॉब्ली आप इसको सेकंड करेंगे। मैंने भी आदिल साहब ये देखा है कि जब आप किसी एक रोल में आप काफ़ी अरसे तक आप रहते हैं और जब आप उस रोल से हट के काम करते हैं, तो मैंने देखा है काफ़ी लोगों को अपने 24 ईयर्स के करियर में मैंने देखा है वो उसके अंदर फ्लरिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक मोनोटनी और एक जो है ना एक सिमिलर काइंड की जॉब करते हुए दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ दैट डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब, और उसके अंदर उनके अंदर वो क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। जब वो नई चीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो वो फिर एकदम से उसके अंदर उनके अंदर मैंने देखा है कि वो उनके अंदर एनर्जी आई हुई होती है और कुछ नया करने की कुछ वो होती है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक कही आपने कि नए जो लोग, जैसे आपने अभी बैंकिंग की आपने बताया कि कोई वो कमर्शियल में है तो वो किसी उसमें चला जाता है, डिफरेंट कॉर्पोरेट में चला जाता है, कॉर्पोरेट बैंकिंग में चला जाता है। तो इस तरह से लोग जब रोल चेंज होता है तो फ्लरिश करते हैं। आपने भी इस चीज़ को सेकंड किया। देखिए, हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल है पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान है, जिसमें से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पाकिस्तान आर्म फोर्सेज हैं। जी, पता नहीं पीपल में लाइक इट और नॉट, बट आर्म फोर्सेज आपको 3 साल बाद पोस्ट आउट कर देती है। ठीक है, वो जगह भी चेंज कर देती है, वो आपको जो है वो रोल भी चेंज कर देती है,
उसकी आर्म भी चेंज हो सकती है एक सर्टन टाइम बाद, और जब एक सर्टन रैंक से आप ऊपर चले जाते हो तो टोटल आर्म मींस उसके अगर इन्फेंटेरियन है तो आर्टिलरी में चला गया, आर्टिलरी है तो पता नहीं कहाँ चला गया, तो ब्रिगेड में आके उसका वो डिफरेंट हिसाब किताब हो जाता है, जितनी नॉलेज नहीं है, लेकिन अगेन दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। तो ये एक बड़ी जबरदस्त रिटेंशन और मूवमेंट की एग्जांपल है दुनिया में आर्म फोर्सेस की, चाहे वो जर्मन है, चाहे अमेरिकन है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे इंडियन भी ना हो। ठीक है सर। राइट, सो वो है हुकूमत पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो सिविल सर्विसेज इज अगेन एन एग्जांपल वेयर बाय पीपल आर पोस्टेड आउट फ्रॉम देयर रोल, बिकॉज इसमें बहुत अच्छे हेल्दी साइन होता है मूवमेंट करना। बिल्कुल सही कहा आपने। आई होप दिस पर्टिकुलर डिस्कशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और ज़रूर मुझे कमेंट्स करके मुझे बताइएगा आज के टॉपिक, आज के डिस्कशन के हवाले से। और उस वक्त तक के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट गेस्ट के साथ, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।